ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हिंदुस्तान के बजट की अपेक्षा क्या है इस पर बात करें। हमारे पास नोएडा के एक गांव हरोला से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप भी अपने क्षेत्र में ऐसे एकत्र आकर स्काइप से हमको कॉल कर सकते हैं और समूह के साथ भी बात कर सकते हैं। ग्रुप में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनकी बात सुनते हैं। सबसे बड़ा सवाल बोलिए। वो सर मैं आजकल का ये देखना चाहता हूँ, आपका जो बजट इसमें क्या है आपको समझाओ। ये जो भी आइटम दिखता है रोड पे, सब्जी वगैरह हम लोग खरीद चलता है, सब्जी आइटम छोटी मोटी पैकेट सामान लगाते हैं, उसमें भी ये जनता लोगों की सेवा नहीं कर पाती है। हर जगह चलिए, शायद आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा, हम दोबारा इनके पास जाएंगे। अग्रवाल जी, थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने बात किया था कि रामदेव बाबा ने चुनाव के पहले मोदी सरकार के सामने एक डिमांड रखी थी, जिसका उल्लेख थोड़ी देर पहले कॉलर संजय जी ने किया था कि जो भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन जाएगा उस पर थोड़ा सा पैसा काटा जाए, ना कि इतने सारे टैक्स रखे जिससे कि और ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है या उसमें उलझे रहते हैं। ये मेरे को फिजिबल लगता नहीं है। कैसे, किस टाइप का कैसे ट्रांजैक्शन होगा, क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इससे तो बहुत अच्छा कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ये तो आई डोंट थिंक इट्स फिजिबल। मतलब मैं मेरी ही कंपनी को अगर किसी कारणों से पैसे दूं और वापस लूं तो दोनों बार उस पर टैक्स लग गया, टैक्स लग जाएगा उसमें। तो ये फिजिबल नहीं लगता। फिजिबल लगता नहीं मेरे को। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपको, खास करके जो हमारे पास टैक्सेशन का ढांचा है ये ब्रिटिशों ने बनाया हुआ है, और ब्रिटिशों के 3-4 प्रमुख कारण थे इस टैक्सेशन के ढांचा को बनाना। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाए जिससे कि उनकी कंपनी को, ब्रिटिशों को फ़ायदा हो। दूसरा कारण था कि भारत के व्यक्ति को ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए जिसमें वो अपने आप एक क्रिमिनल बन जाए, गुनहगार बन जाए, जिससे कि वो कुछ ना कुछ गलती करने को मजबूर हो जाए और फाइनली वो उसमें ट्रैप हो जाए। हर आदमी को गुनहगार तय करने ठहराने के लिए या क्रिमिनल ठहराने के लिए एक तरीके से स्ट्रक्चर किया गया था। और तीसरा, इस देश में लोग धर्म कार्य में बहुत बड़ा पैसा देते थे। हमारे यहाँ पर कितने बड़े, ये तो फूड सिक्योरिटी की बात हमने 2013 में आकर की, लेकिन हजारों लाखों साल से हमारे यहाँ पर अन्न छत्र चलते हैं, गौशालाएं चलती है, तमाम चीज़ें चलती है। तो जो भारतीय हिंदुस्तानी आदमी है, ये जो दान देता था वो दान के लिए उसके पास पैसे ना बचे या वो ना दिखाए। इस प्रकार के 3 कारणों से ब्रिटिशों ने भारत पर टैक्सेशन का ये सारा जाल बिछाया था। इससे कैसे उभरेंगे आप तो आज़ाद हैं। एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स के 2 ऑब्जेक्टिव होते थे। एक तो यहाँ से पैसा जाता रहे और दूसरा हिंदुस्तानी इसी जाल में फंसे रहे। ये उनके डबल ऑब्जेक्टिव होता था। और थोड़े गरीबी चलती रहे यहाँ पे, क्योंकि यदि अमीरी आएगी तो फिर उनको कौन पूछेगा। अब मैं आपको, ये एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है जो कंपनीज पर लगता है। कंपनी ने लेट से 100 रुपये कमाए, उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगना चाहिए। इसके बाद जो डिविडेंड पे होगा, जो डिविडेंड ले रहा है उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। हालांकि वो कंपनी पे करती है, इसका कंपनी 2 बार टैक्स पे कर रही है। इससे क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड बड़े कम देती हैं, तो पैसा मार्केट में कम आता है और सरकार का ही उसमें नुकसान होता है। लोग 2 नंबर से निकाल लेते हैं। कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ होता होगा। तो इससे बेटर है कि इसको सिंप्लीफाई करें। बिल्कुल। चलिए, हम आम आदमी की भी बात कर लेते हैं। शिवाकांत जी, चर्चा हो रही है, लोग भी कॉल कर रहे हैं, आपको भी मैं टाइम देना चाहूँगा। आप आम आदमी, आम जनता, आम आदमी मतलब केजरीवाल वाला आम आदमी नहीं जो चार्टर फ्लाइट से किसानों का आंदोलन करने के लिए आता है या बिजनेस क्लास में सफ़र करता है, सचमुच में हिंदुस्तानी क्या चाहता है इस बजट से? शिवाकांत। सबसे पहले तो देखो, डीजल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, किराया कहीं पे भी सस्ता नहीं हुआ। ये भी बड़ा हम एक जगह प्राइवेट बस में सफ़र कर रहे थे, वहाँ कुछ लोगों ने बस वालों से कहा कि भाई किराया तुमने सस्ता नहीं किया। उन्होंने कहा जब सरकारी बसों में किराया सस्ता नहीं हुए अभी तक, तो प्राइवेट में कहाँ से होंगे। 50 पैसा डीजल का रेट जब बढ़ता है तो वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं सवारी पर, लेकिन जब रेट घटा तो रेट घटाना चाहिए, इसका फ़ायदा गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अग्रवाल, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मोदी क्या करे। वो जो रेट कम करने थे वो तो हो गए, डीजल के हो गए, पेट्रोल के हो गए, गैस के हो गए, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाले ने, बस वाले ने, फ्लाइट वाले ने, सब ने ये कहा था कि डीजल महंगा हो गया इसलिए हम टिकट महंगा कर रहे हैं, फ्रेट महंगा कर रहे हैं, सब्जी महंगा कर रहे हैं। डीजल सस्ता होने के बाद भी किसी ने सस्ता नहीं किया। ये कंपटीशन इस टाइप का है, बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। आज आप इसकी बात, लेट्स से एयर फेयर की बात देखो,
ये आप जितने भी फ्लाइट्स हैं पूरे बुकड हैं आज की डेट में। स्पेशली मैं कहता हूँ बिजनेस क्लास ज़्यादा बुकड है, इकोनॉमी से ज़्यादा बुकड बिजनेस क्लास है। और धीरे धीरे ऐसे रेट बढ़े, पहले बिजनेस क्लास का टिकट बॉम्बे का 10,000 रुपये के करीब होता था, अब मैंने 32-32 हज़ार रुपये 40-40 हज़ार रुपये का टिकट देखा। इकोनॉमी क्लास का फिर भी ठीक है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। तो हमें चाहिए बेसिकली कि हम क्रिएट करें एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि आम जनता को, जो आम जनता की हम बात कर रहे हैं, जैसे ट्रेन है, यदि गांव-गांव में ट्रेन होगी, नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे कि रेल मंत्री ने बढ़ाया है कि 20% हम ट्रैक लेंथ बढ़ाएंगे, उससे आम जनता को फायदा होने वाला है। अभी भाई साहब ये चाय की बात कर रहे थे, ये माइक्रो सेक्टर में पढ़ते हैं, बेसिकली ये माइक्रो सेक्टर आता है इनका। अब इनको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसका एक सिंप्लीफिकेशन, इनको 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन ये शिवाकांत जी, आपने कभी लोन के लिए प्रयास किया था? हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो ज़रूरत है कि हमें एक अस्थायी जगह दे दिया जाए जिससे हम अपने बच्चों को पाल सकें, हमसे अवैध वसूली न की जाए। फिर भी आपने, यानी आपके किसी मित्र ने, आपके भाई बहन ने, आपके चाय के बिजनेस के भाई बहन ने कभी लोन के लिए जरूर प्रयास किया होगा? नहीं नहीं, हमें तो लोन की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम खुद इतने मेहनती आदमी हैं कि कमा के खा सकते हैं। चलिए, तो आपकी बात हुई। मैं कहता हूँ कि मगर आपके जैसा आदमी अगर प्रयास करने जाए तो या तो उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले तो नीचे से ऊपर देखेगा बैंक का मैनेजर की चाय वाला लोन लेने आया है। अग्रवाल जी, लोन खत्म लेने अगर हम जाते हैं तो उसमें 50% तो वो ही खा जाएंगे, आधा ही हमें देंगे। और ऐसे में घर में कोई जरूरी चीज आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो फिर साहूकार से पैसे लेने पड़ते हैं और उसका ब्याज भी बड़ा हेवी चुकाना पड़ता है। उस स्ट्रक्चर पर भी काम करने की जरूरत है। अग्रवाल जी, मैं एक छोटी सा सवाल पूछना चाहूँगा कि जो माइक्रो फाइनेंस है, जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर है, कई देशों में बहुत पॉपुलर है, बांग्लादेश जैसे देश में भी जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बड़ा पॉपुलर है, वहाँ उनको उसके कारण नोबेल भी दिया गया। क्यों हमारे देश में ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है? अभी ये भाई साहब जो बता रहे थे कि 50% खा जाते हैं, एक तो बहुत बड़ी गलत धारणा है। 50% खाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप 100 रुपये ले 50 रुपये खा जाए। नहीं, हमारे देश में तो 100% खाना भी पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि आसान नहीं है, 100% भी खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि मैकेनिज्म या अवेयरनेस की जरूरत है। जैसा अभी आप बोल रहे थे कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप ये बोल रहे थे कि मेरे को कुछ ज़मीन दे दी जाए। तो फ्री में ज़मीन, ये जो फ्री वाला सिस्टम है, आई थिंक दिस शुड बी स्टॉप्ड। फ्री में हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमसे शुल्क लें उचित, जो गवर्नमेंट के काम में आए। बिल्कुल, जो हम बल्कि पैसा दे रहे हैं, देश का जो आम आदमी है ना, गरीब आदमी जो है, वो ज्यादा ईमानदार है टैक्स के प्रति, ये सच है। आज हम जो निरर्थक पैसा दे रहे हैं, जो किसी के काम में नहीं आ रहा है। पुलिस वाला आ गया, नोएडा अथॉरिटी का कोई आ गया, डंडा मारा, हमारा पैसा जाए तो वो सार्थक जाए, निरर्थक न जाए। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात, फिलोसॉफी की बात हमारे देश का गरीब आदमी करता है। अकबर खान, इसमें सबसे पहले तो ये कहते लोन के लिए मैं एक बार गया, मैंने कहा साहब मुझे रोजगार करना है, पैसे कम है, 10-20-50 हज़ार लाख रुपए का लोन मिल जाए। उन्होंने मेरे सामने एक मैटर रखा कि भाई 6.5 गज जगह आप रोड पे खरीदो, तब आपको 20,000 रुपए का लोन मिलेगा। अब नोएडा के अंदर 6.5 गज जगह है, कितने की बैठेगी जी? फिर उसके लिए कर्जा करूं? तो गरीब आदमी को क्या चाहिए कि उसका काम रोजगार दे। एक गवर्नमेंट को कब गए थे लोन मांगने? इसके लिए मैं गया था 6 महीने पहले, और मैं इतना परेशान हुआ, एक तो पैर से परेशान। मैं वहाँ जाता था, वो फार्म लेकर आया, उन्होंने कहा नहीं, फिर एंड में उन्होंने कहा आपको मिलेगा ही नहीं, 20,000 मिलेगा, 6 गज जगह की रजिस्ट्री दिखा दो। अब 6 गज और नोएडा में 6 गज का प्लॉट होता ही नहीं है। हाँ, अब 6 गज, अगले चांद पर जमीन लाओ फिर कर्जा देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर जी। क्या कहना है आपको? सर जी, मेरे को कहना है कि जो हमारा हिंदुस्तान का बजट है उसमें किसान को विशेष ध्यान रखा जाए, किसान की समस्याओं का ध्यान रखा जाए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। जरा किसानों के विषय में भी कॉलर से मैं कुछ और कमेंट चाहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलो। क्या कहना है? बहुत से देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जो कल का जो आने वाला है बजट, उसके बारे में क्या सोचा गरीब आदमियों के लिए, ये बताइए आप मुझे। कान में तो कुछ लगा नहीं मेरे। मैं सुनूं उनकी बात, क्या सुनूंगा मैं?
देश का देखिए, कान में तो कुछ नहीं लगा क्योंकि नेताओं का देखता है ना लाइव में। आदमी सुधर आए और सुधरना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए और बजट उसको आगे बढ़ने में पूरक भी होना चाहिए। परिणामों पर नजर डालते हैं, जरा देखिए क्या परिणाम है। परिणाम आपके सामने। आम जनता की राय के बगैर बना बजट सबके लिए लाभकारी नहीं होगा। जरूरीमंदों पर सरकार का ध्यान नहीं होगा, जिससे जनता लाभ से वंचित रह जाएगी। आम बजट जनता के हित में नहीं होगा, जिससे देश का पूर्ण विकास नहीं होगा। बजट में किए गए ऐलान केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। जनता की उम्मीदों के अनुसार आम बजट नहीं होगा, जिससे जनता में निराशा पैदा। हम जरा एक कुछ रोचक बातों की प्लेट भी आपको दिखाते हैं कि बजट के बारे में कुछ ऐसी बातें शायद जो आप नहीं जानते। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बुजेट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े की थैली या पर्स होता है। ब्रिटिश काल में पहली बार भारत में 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया। भारत में इसे वित्त अधिकारी जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। यशवंत सिन्हा के वित्त मंत्री रहते पहली बार बजट शाम 5 बजे नहीं पेश किया गया। 2000 में उन्होंने सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। बजट पत्र 1955-56 से हिंदी में तैयार किया जाने लगा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को रोल बैक किंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 2002 में अपने बजटीय भाषण के दौरान दिए 5 प्रस्तावों को वापस ले लिया था। बजट पत्र वित्त मंत्रालय के निजी प्रेस में छपते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री रहते बजट पेश करना पड़ा था, क्योंकि उनके वित्त मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। उनके नाम सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, वाईबी चौहान और सीडी देशमुख ने 7 बार बजट पेश किया, जबकि मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णमाचारी ने 6 बार बजट पेश किए हैं। आरके शनमुखन चेट्टी ने ही अंतरिम बजट शब्द को पहली बार 1948-49 में पेश किया। तब से अब अंतरिम बजट को कम समयावधि का माना जाता है। सन 1973-74 में पेश किए गए बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दौरान बजट घाटा बढ़कर 550 हो गया था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैं बजट के संबंध में कुछ कहना चाह रहा हूँ। विजय खांडेकर बोल रहा हूँ सर, मंडलेश्वर से। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बजट होना चाहिए ये गरीबों के हित में होना चाहिए सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए, कॉलर से शायद संपर्क टूट गया है। अग्रवाल जी, कुछ और तथ्यात्मक बातों पर भी चर्चा होना जरूरी रह गई थी, जिसमें खास करके हम बजट की प्रक्रिया को अगर देखें तो ये बड़ी क्लिष्ट होती है, आम आदमी के समझ में नहीं आती है। ऐसे में इसको और साधारण लोगों को समझ में आए या साधारण लोगों का इनपुट लिया जाए, ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी एक कॉलर डिस्कस कर रहे थे अबाउट फार्म्स के बारे में। तो क्रॉप इंश्योरेंस तो ये काफ़ी कंट्रीज में है और हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए क्रॉप इंश्योरेंस। मतलब जो किसान जो बुआई करता है उसको, उसमें अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसको उसका इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ये तो बात अटल जी जब थे तब आई थी, लेकिन इसका वास्तव में क्या हुआ? इसको ठीक से लागू नहीं किया गया और मैं समझता हूँ कि ये जितना जल्दी लागू हो जाए उससे फार्मर्स को भी फायदा होगा और एक जो आम जनता है उसमें प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी इसकी। दूसरा, जो किसानों के लिए या गाँव के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे स्मॉल ट्रैक्टर्स। बड़े ट्रैक्टर रखना सबके लिए संभव भी नहीं है। स्मॉल ट्रैक्टर्स बनाने की सुविधा या उसका कुछ प्रावधान गांव में होना चाहिए। उसका उत्तर प्रदेश की भाषा में कहे तो जुगाड़ के बारे में आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, स्मॉल ट्रैक्टर्स का मतलब होता है कि कम हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। नहीं, लेकिन जुगाड़ को भी ऑथराइज अगर किया जाए सिस्टमेटिक तरीके से, भारत के जो प्रतिभावान लोग हैं उनको कोई स्टैंडर्ड सेट करके दिया जाए और कहा जाए कि तुम बनाओ, तो क्या नुकसान है? इसके हम चाइना से बना हुआ तमाम कॉम्प्रोमाइज और मेल जो घालमेल का ट्रैक्टर ठप्पा लगा के लेने को तैयार है, लेकिन हम हमारे यूपी का, या खास यूपी में इसलिए कह रहा हूं कि मैं जितने जुगाड़ ट्रैक्टर मैंने इधर देखे उतने देश में कहीं पर नहीं देखे, दुनिया में नहीं देखे, इतने कम पैसे में कि अगर हम कोई नया ट्रैक्टर ले तो उसके बड़े दोनों टायर की कीमत में आप पूरा ट्रैक्टर बन जाता है। तो आप उसको इकोनॉमिक को भी समझना जरूरी है ना। अब इसमें ऐसा एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी फीचर हो, नंबर दिया जाए, कुछ बातें हैं कि जिसको किया जाए।
कुछ स्पेसिफिकेशंस बन सकते हैं, इकोनॉमी मॉडल स्मॉल ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशंस बन सकते हैं जुगाड़ से थोड़ा ऊपर उठ के। फिर एक रेन हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट्स आते हैं बड़े सिंपल, वो भी उसका गांव में लगने चाहिए, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, उसके लिए कुछ बेनिफिट सरकार दे। मैं समझता हूँ गाँव में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। ये भी होता क्या है, कुछ ही क्लस्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आप यूपी में देखो, यदि हम यूपी की बात करें, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है यूपी में? नोएडा बस, बाकी है नहीं। तो बाकी क्यों नहीं है? या तो कनेक्टिविटी नहीं है, या कुछ और समस्या है, या जो अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि पूरा ले लेते हैं, आधा ले लेते हैं, उसकी भी कोई समस्या होगी। तो ये यदि हम दूर करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, तो सभी को फायदा होगा इसमें। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा किसानों के लिए भी, और इसके लिए ज़रूर सब लोग, खास करके आप अपने लोक प्रतिनिधि को इसके लिए दबाव बनाए। मैंने काफ़ी सालों से इस विषय पर मैं काम करता हूँ, मीडिया से हटकर और मीडिया में दबाव बनाकर, अपने रिलेशन का उपयोग बनाकर। अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि इस देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है ना, तो पानी है। उसके खेत को अगर पानी मिलता है ना, तो उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, वो बजट भी नहीं देखेगा कि इधर क्या हो रहा है। उस पानी के लिए दो दिक्कतें हैं, एक तो ज़मीन के अंदर के पानी की स्थिति, और दूसरा उसको बिजली टाइम पर अवेलेबल न होना। कमर्शियल रेट में डीजल लेकर अगर वो पानी निकालना चाहेगा तो वो तो कभी फ़ायदे में रह ही नहीं सकता। ऐसे में सोलर के लिए मैंने महाराष्ट्र सरकार से भी काफ़ी फॉलोअप किया था, और वहाँ पर एक नई योजना भी शुरू हो रही है कि अगर किसान 10,000 रुपये दे दे, 40,000 राज्य सरकार दे दे, और एक पैनल वहाँ पर लगाया जाए, और किसान के खेत से पानी निकलेगा। बेचारे को रात में जागने की ज़रूरत नहीं, सूर्योदय होगा, पानी बाहर आना शुरू होगा, सूर्यास्त होगा, वो बीवी बच्चे में जाके काम करेगा। ना बिजली का बिल कभी भरना है, ना उसको किसी बाबू को कोई करप्शन भी देना है, ना उसकी कभी आंकड़ा डालने के कारण कोई केबल भी निकाल कर लेके जाएगा। ऐसे छोटे माइक्रो लेवल पर अगर ये सरकार फोकस करती है, ये भी तय करती कि इस साल केवल 10 लाख लोगों को, 10 लाख किसानों को भी इस प्रकार का दिया जाता है, तो आप कल्पना करिए कि देश के किसान की एक मूलभूत समस्या को आप एड्रेस कर पाएंगे। इसी बजट में सोलर एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लगता है होने वाला ये जरूर आएगा। रेलवे में अपेक्षा है तो बहुत है इस सरकार से, लोगों को खास करके सोलर हो या जो और ये आप सुरेश जी ठीक कह रहे हैं। बेसिकली ये पानी तो फार्मर के लिए है जैसे शरीर के लिए ब्लड जरूरी है। यदि पानी नहीं है तो खेती होगी नहीं। बिल्कुल। ब्लड नहीं है तो शरीर चलेगा नहीं। बिल्कुल। चलिए हम जरा उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये उपाय। आम बजट सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करता है, इसलिए हर तबके की राय जरूरी है। आम बजट बनाते समय मूलभूत जरूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक जरूरतों जैसे रोटी और रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों की टीम को हर क्षेत्र का सर्वे करके आम बजट तैयार करना चाहिए। बजट में सांस्कृतिक विरासत का खास ध्यान रखना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, ये हमारा जो है कि बजट बहुत हमारे लिए आना चाहिए, गरीब लोगों के लिए आना चाहिए। हाँ हाँ सर, ये क्या है, बजट बहुत ज्यादा आ रहा है पहले भी, और अभी जितना भी ये जो पेट्रोल के भाव कम हुए हैं उस हिसाब से भाव कम नहीं हुए हैं। पहले जो भाव थे 78 रुपए, अभी इसका रेट जितना कम हुआ है उससे बहुत कम होना चाहिए। वो अभी कम से कम 40 रुपए रेट होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन चीजों को देखें आप लोग कि जितना रेट कम हुआ है कम से कम 40 रुपए रेट होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं प्रमोद दाना बोल रहा हूँ जी, निबाली बागपत से। हाँ हाँ, थोड़ा सा सर मुझे ये कहना है कि आजकल शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण हो चुका है। तो सर शिक्षा, क्योंकि सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है, हर आदमी, गरीब आदमी भी अपने बच्चे को निजी स्कूल में भेजना चाहता है। बहुत मुश्किल से उसकी शिक्षा का पूर्ति हो पाती है। तो सर उसमें शिक्षा अच्छी वो ग्रहण करे और साथ में उसका बजट भी ठीक बना रहे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ बजट में ऐसा करे कि वो निजी स्कूल पर कंट्रोल करे और उन आदमियों की बच्चों को भी, जो गरीब आदमियों की बच्चों की शिक्षा भी पूरी ठीक तरह से हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद। अग्रवाल जी शायद इस पर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। ऐसे स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब। अभी है क्या, बेसिकली जो ITI इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये होने तो चाहिए गांव के पास में, ताकि गांव के लोग उसमें जा सकें।
ये सम हाउ और द अदर, ये पता नहीं क्या हुआ कि पिछली सरकारों ने भी या पिछले प्रावधानों में ये सभी शहरों के पास हैं। यदि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि गाँव के अंदर ITI इंस्टीट्यूट्स बने तो वहाँ के बच्चे भी वहाँ जाएंगे, उसमें इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। नहीं, एक और समस्या है, मतलब आप कह रहे हैं ये तो मुद्दा है कि वो गांव के पास हो तो ज़्यादा उपयोग होगा, लेकिन जो डिप्लोमा है, मतलब ITI के ऊपर की जो एजुकेशन है, जहाँ ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा, मतलब उस तुलना में ज़्यादा एजुकेटेड बच्चा पढ़ता है, वही बेकार है। तो ITI वाले को जॉब कहाँ से, ये भी समस्या है ना। ITI के जॉब के लिए क्वालिफिकेशन जहाँ एप्लीकेशन निकलती है वहाँ पर डिप्लोमा वाला एप्लीकेशन कर देता है। सुरेश जी, ITI की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आज की डेट में, ग्रेजुएट्स की कम है। हम इंडस्ट्री चलाते हैं, हमें ITI नहीं मिलते ठीक से, जो इंटेलिजेंट ITI हैं। ऑफ कोर्स आज यदि हम एक एप्लीकेशन मांगे ग्रेजुएट इंजीनियर की, एक के बदले 700 आएंगे एप्लीकेशन, लेकिन ITI यदि मांगे तो कम आएंगी। है क्या, जो प्राइवेट सेक्टर है सम हाउ द अदर, ये प्राइवेट सेक्टर बड़े इंस्टीट्यूट्स तो खोल रहा है लेकिन छोटे इंस्टीट्यूट्स नहीं खोल रहा। बिल्कुल, और इस देश के हर हाथ को काम और हर काम को हाथ अगर देना है जिससे कि हर व्यक्ति को संपन्न और क्रियाशील बनाना है तो ये ज़रूर करना होगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा में भी इस बजट से हिंदुस्तान की अपेक्षा स्वाभाविक है। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। मैं शिलक राम बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मेरी ये राय है कि जो नहरों पानी तो देती नहीं है गवर्नमेंट, और दूसरा ये और पैसा और वसूल कर लेते किसानों से कि हमने नहरी पानी दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर ये? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, हेलो। चलिए, धन्यवाद। हेलो हेलो ही करते रहते कुछ लोग। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद बजट जैसे विषय पर हिंदुस्तान के लोग बाकी विषयों पर तो इतने तमाम कॉल की संख्या होती है कि एक के पीछे करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बजट जिसमें कि अपनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस पर हेलो हेलो ज़्यादा करते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। वो ये है जो टैक्स का स्ट्रक्चर है। हेलो, बोलते रहिए। हाँ, टैक्स का स्ट्रक्चर है जो ये इतना कर दें भाई 2 लाख माफ 1 लाख माफ है, इसकी बजाय अगर टोटल इनकम का 18% जैसे भूटान में ऐसे किया जाए तो सभी को थोड़ा बहुत हिस्सेदारी बनेगी ना इसमें। धन्यवाद। क्या अग्रवाल जी, हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये समाजवाद से या कम्युनिज्म से प्रेरित है, या जो ये बात कह रहे उस टाइप से अगर करे तो शायद ज़्यादा आसानी नहीं होगी? ऐसे अलग अलग विचार हैं। जो अभी टैक्स स्ट्रक्चर का सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसमें सिंप्लीफिकेशन की तो जरूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा टैक्स मैकेनिज्म बिल्कुल बेकार है। कुछ हद तक इनकी बात सही है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल खराब सिस्टम नहीं है ये। नहीं, ये ज़्यादा क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है। देखिए, हम भी ये सब देखते हैं चलाते हुए कि क्या क्या, कितने कागजात, कितने साइन और क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि देश के किसी कंपनी का कोई मालिक सारे कागज पढ़ सकता है साइन करते हुए। वो जो सीए उसके सामने रखेगा, उस पर साइन करेगा और फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और उसके गले में आएगी। इसलिए सिस्टम को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। मैं एक कॉमेंट चाहूँगा, शिवाकांत जी, फाइनल कम शब्दों में देश के प्रधानमंत्री से सीधे अपील करिए कि आपको क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि हम जैसे लोग, जो करोड़ों लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, और वो किसी तरह अपन जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें कोई पास वगैरह बना के दे दें जिससे कि उनका करप्शन में पैसा न जाए। अगर कोई शुल्क लगाएं तो वो सार्थक में जाए, निरर्थक में न जाए। बिल्कुल। अकबर खान, आपका? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जब इतना करा मोदी जी ने या कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना करे कि एक आम आदमी को बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट 1 का है या 10 का है, गरीब आदमी को सुकून की जिंदगी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था चाहिए। चलिए, आपने अपनी व्याख्या है, क्योंकि भले मीडिया वाले कितने भी घंटों, सैकड़ों घंटों इसका विश्लेषण करें, उद्योग क्षेत्र के लोग तो साल भर इसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए केवल 2 शब्द है, भरपेट अन्न उसको चाहिए,
भले भरपेट ना हो तो कम से कम 2 वक्त की उसको रोटी चाहिए और बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। इतने ही शब्दों में इस देश के आम जनता का बजट समाया हुआ है। हम आशा करते हैं कि इसी वर्ग से आया हुआ प्रधानमंत्री पहली बार इतने बड़े पद तक पहुंचा है, वो ज़रूर इन लोगों की इस भावना को समझेगा। और सुदर्शन का भी हमेशा प्रयास रहता है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें जो बाकी मीडिया द्वारा नहीं किया जाता। इसलिए हमने यहाँ पर खाने का ठेला लगाने वाले से लेके चाय की दुकान लगाने वाले से लेके नोएडा के सबसे गरीब एरिया से भी कुछ लोगों को लाइव लेने का प्रयास किया और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को फ़ोन के द्वारा अपनी बात रखने का भी मौका दिया। साथ में अग्रवाल जी जैसे उद्योगपति को भी हमने साथ में रखा, जो ना केवल खुद का उद्योग बल्कि राष्ट्र के निर्माण की भी बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं बजट का। जी हां, भारत सरकार का आम बजट, खास करके मोदी सरकार का पहला पूरा बजट सामने आ रहा है और सारे ही चैनल, तमाम जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो देश के खास लोगों की बात करते हैं, उन लोगों का इनपुट लेते हैं जो मिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर की बात करते हैं। हमने सोचा बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ का होना चाहिए और इसलिए मेरे साथ आज 2 विशेष मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर A.K. अग्रवाल जी है, अशोक कुमार अग्रवाल, जो कि एसोचैम के नेशनल काउंसिल ऑन रेल ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन है और साथ में मेरे साथ है देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी बचपन में जो बिजनेस करते थे या ये कहे कि व्यापार करते थे, वो उनकी मजबूरी भी हो सकती थी, लेकिन उनके घर का वो जो विषय था चाय। मेरे साथ है सुदर्शन के इस भवन के पास ही, जो हमारा मीडिया मंदिर इसके पास ही, जिनकी चाय का ठेला है, शिवाकांत जी। मैं इनसे इस देश के, हिंदुस्तान के उन गरीबों के मन की अपेक्षाएं क्या है ये जानना चाहूँगा और अग्रवाल जी से जानना चाहूँगा कि उद्योग क्षेत्र की क्या अपेक्षा है और आप करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए दर्शकों से जानना चाहूँगा समग्र हिंदुस्तान इस बजट की तरफ कैसे दिखता है। मैं थोड़ी सी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप क्या विषय रखें, क्योंकि तमाम चैनलों पर आपको वही महंगाई, घर, किचन और बातें सुनाई देती है। वो तो आप उन चैनलों पे करिए और देखिए। हम देश के एंगल से हमेशा हर विषय को करते हैं, इसलिए आज के बिंदास बोल में भी आपको बात करनी है शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, गरीब, इन विषयों पर फोकस देना है। विषय सारे करने हैं लेकिन इन विषयों पर फोकस देना है कि आखिर इन क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो आइए चर्चा शुरू करने के पहले मुद्दे को देखते हैं। कल यानी 28 फरवरी को पूरे देश की निगाहें और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री अरुण जेटली के काले सूटकेस पर टिकी होगी। खासतौर पर देश की आम जनता और वो तबका जो सबसे ज्यादा आम बजट से प्रभावित होता है। देश का वो आम नागरिक जो पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करता है और तब जाकर बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उसे और उसके परिवार को मिल पाती है। और देश के उसी आम नागरिक को ही सबसे ज्यादा फर्क भी पड़ता है जब आम बजट में मूलभूत आवश्यकताओं और जरूरतमंदों पर महंगाई की मार पड़ती है। हर साल देश का आम बजट पेश किया जाता है। हर बार बजट में लोक लुभावने वादों और योजनाओं को शुरू करने की बात कही जाती है। करोड़ों रुपए देश के विकास जैसे सड़क, कृषि से लेकर कर संबंधित योजनाओं में खर्च करने का ऐलान होता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर होती है। आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और आर्थिक समृद्धि के मॉडल में गरीबों की दुर्गति हुई है, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में बेरोजगारी विशेष तौर पर युवाओं में इतनी बढ़ी कि आज देश में 25 से 34 साल के करीब 4 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
देश की जनता ने अच्छे दिनों की आस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बागडोर सौंपी है। ये जरूरी है कि हमारी 30% जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है उसको कमाने के पूरे अवसर मिले। आज देश के आम नागरिक को रहने के लिए छत और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की ही दरकार है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से रेल बजट में किराए भाड़े में बढ़ोतरी ना करके और कोई नई ट्रेनों को ना चलाने के साथ ही पुरानी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, ठीक वैसी ही उम्मीद देश की जनता को आम बजट से भी है। देश की जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि नई योजनाओं को लागू करने के बजाय पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दें और आम आदमी को महंगाई के बोझ से थोड़ी राहत मिल सके। अब ये तो 28 फरवरी यानी कल ही पता चलेगा कि देश को वित्त मंत्री अरुण जेटली की भारी भरकम पोटली से कौन कौन से सौगात मिलते हैं। तो क्या है हिंदुस्तान की अपेक्षा इस बजट से, हम आपके सामने इस कार्यक्रम में लेकर आ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे। हमने आग्रह किया है देश के वित्त मंत्री को इस कार्यक्रम को देखने का और हम इसका महत्वपूर्ण हिस्सा उन तक भी आज ही रात में पहुंचाने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान की आवाज़ को हम देश के वित्त मंत्री तक पहुंचाएं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। तीसरे मेहमान जुड़ गए हैं अकबर खान, खाने का ठेला चलाते हैं, और दो लोगों का पहले मैं परिचय कर चुका हूं कि शिवाकांत जी चाय का ठेला लगाते हैं और अशोक कुमार अग्रवाल जी उद्योगपति है नोएडा से। अशोक जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि उद्योग क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा हो रहा है कि उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ करने का मतलब हो गया कारपोरेट के लिए क्या, अमीरों के लिए क्या, और उसका उल्टा मतलब निकाला जाता है कि गरीबों का शोषण करके किया गया। कम्युनिज्म वाली थ्योरी को भारत में इस कदर फैलाया जा रहा है जिससे कि देश में अपशब्दों का ऐसा भ्रंश हो जाएगा जिससे समाज में खाई बढ़ेगी। इस एंगल से इस बजट की तरफ आप कैसा देखते हैं? ऐसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उद्योग यदि आगे बढ़ता है तो गरीबी कम होती है। एक सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। ये सबसे बड़ा एम्प्लॉइंग सेक्टर है। करीब 10 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट का आज है और ये बढ़ सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि टोटल एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हम हिंदुस्तान में देखें तो 95% 95% वो एमएसएमई सेक्टर ही है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर की कुछ अपनी समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि इसका एक इन्वेस्टमेंट लिमिट है। मीडियम सेक्टर में 10 करोड़ की लिमिट मानते हैं जो बड़ी पुरानी घिसी पिटी लिमिट है। और अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो वहां पर मीडियम सेक्टर की लिमिट कितनी है? चाइना का तो काफ़ी बड़ा लिमिट है, लेकिन ये जो लिमिट यहाँ पर 10 करोड़ की लिमिट है मीडियम सेक्टर की, ये बड़ी पुरानी लिमिट है। आज एक सीएनसी मशीन 10 करोड़ रुपए की आती है। बिल्कुल। तो ये तो मेरे हिसाब से कम 40-50 करोड़ की लिमिट होनी चाहिए। मतलब पहला तो ये आंकड़ा बदलना चाहिए। दूसरा, ये लिमिट एक बार मैंने एक मशीन 10 करोड़ की खरीद ली तो उसकी बुक वैल्यू कम होती चली जाती है, लेकिन लिमिट हम 10 करोड़ ही मानते हैं। 5-6 साल के बाद वो कितनी रह जाएगी बुक वैल्यू? मतलब अकाउंट हिसाब से भी ये गलत है। ये गलत है। बिल्कुल। मैं आपके पास आता रहूंगा बीच बीच में, तीनों मेहमानों के पास चलूंगा। शिवाकांत जी, क्या आपकी अपेक्षा है? आपका ही बिजनेस कभी नरेंद्र मोदी करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रास्ते पर चलते हुए आज प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें अच्छी तरह इस बात का पता होगा कि रोड पर धंधा करने वाले लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री से हम लोगों को ये अपेक्षा है कि कोई हम लोगों को पास दे दें या कोई लाइसेंस वगैरह बना के दे दें जिसकी वजह से लोग हमें परेशान न करें और हम अपने आराम से अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। यही वजह हम लोग। क्या समस्या की जाती है? समस्याएं बहुत सारी हैं। अब हम लोग रोड पर धंधा करते हैं तो हम लोगों को कोई न कोई धमकाता रहता है, डराता रहता है, डरा धमका के हम लोगों से कुछ न कुछ लेता रहता है। तो इसलिए हम लोगों को कोई ऐसा लाइसेंस वगैरह दे दिया जाए जिससे हम लोग अस्थायी तरीके से अपन कमा खा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। यही हम लोगों की अपेक्षा। मेरे साथ अकबर खान है, आपका क्या कहना है? देखो, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पर गरीब आदमी तो असल में परेशान है ही। एक सड़क पे हम रोजगार कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है?
कुछ उनके हमें आके परेशान किया जाता है। अब हम शरीर से भी विकलांग हैं, करना तो हमें अपनी मेहनत करके खानी है। अब हमें क्या, आलू आज आप खरीदने जाओ 25 रुपए के मिलते हैं, 2.5 किलो, अब 2 किलो। आज में गरीब आदमी को सबसे पहले तो ये बजट, हमें ना तो बजट से मतलब पड़ता, हमें तो सिर्फ खाने के लिए रोटी मिले, हमारे बच्चे स्कूलों में जाएं, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। अब तक की सरकारों ने इतनी निराशा गरीबों के मन में लाई है कि वो बारी अपेक्षा कर ही नहीं सकते, और अपेक्षा की तो 65 सालों में इतनी बार विफल हो चुकी है कि अपेक्षा करे तो कैसे करे, हिम्मत नहीं होती। इसलिए इस देश का गरीब सरकार से बस 2 जून की रोटी और बच्चों के लिए शिक्षा मांगता है। ये 65 साल के बाद लोगों की आशा और सपनों का अपयश है कि सरकार के प्रति लोगों का ये भाव है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। MSME के अंतर्गत जो अभी बातें हो रही थी, तो उसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग भी आता है। हाँ। और खादी ग्रामोद्योग में केवल जो है सो ग्रामोद्योग की ही बातें मानी जाती हैं और उसके बारे में कहा जाता है, जबकि खादी वास्तव में जो चरखे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए आजकल सोलर चरखे, इन सब चीजों को मैं ये चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय खादी के ऊपर अपना व्यू रखें, जिससे कि खादी का विकास और ग्रामीण विकास हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे नरेंद्र मोदी ने खुद खादी पहनने और खादी का प्रचार करने के बाद देश में 64% खादी के सेल में बढ़ोतरी हुई है। मैं भी खुद खादी पहनता हूँ और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मोदी के जैकेट और ड्रेस के बाद अपने भेष में परिवर्तन कर चुके हैं। लेकिन अग्रवाल जी, ये जो बात इन्होंने कही, खादी ग्रामोद्योग केवल खादी का कपड़े तक मतलब ना रहकर उस क्षेत्र को, जिसमें नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र भी आता है, 2 तरीके से। एक तो जिस राज्य में थे, मुख्यमंत्री थे, उस राज्य में सूरत और साउथ गुजरात में जिस तरीके का टेक्सटाइल का बिजनेस है, और अब वाराणसी जहाँ से वो सांसद हैं, वहाँ पर भी जो हथकरघा और उससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं। अग्रवाल जी, एक मैं आपको और बता दूंगा, MSME की जो समस्या है, जो अभी एक कॉलर बोल रहे थे कि खादी ग्रामोद्योग की भी हमें समस्या सोल्व करनी चाहिए, ये सही बात है। खादी ग्रामोद्योग को हो सकता है कुछ टैक्स बेनिफिट हमें देना पड़े। दूसरा, एक माननीय निर्मला सीतारामन जी से बात किया था, एक बड़ा भारी अमेंडमेंट किया पिछली सरकार ने, वो है अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट। वो क्या अमेंडमेंट है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी ग्रुप कंपनी से उधार नहीं ले सकती। ये अमेंडमेंट पहले, या ये प्रावधान पहले छोटी कंपनियों के लिए, मीडियम कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनियों के लिए लागू नहीं था। अब ये लागू कर दिया गया। उससे क्या है कि मीडियम सेक्टर या स्मॉल सेक्टर ये अपनी ग्रुप कंपनियों पर ही डिपेंड करता है हमेशा। बड़ी कंपनी तो ठीक है, वो काम कर लेती है, तो इसको अबंडन करना चाहिए इस अमेंडमेंट को। मतलब ये जिस भी सरकार ने, पिछली सरकार ने जो किया था, वो इस क्षेत्र पर जो तमाम विदेशी ताकतें भारत की छोटी कंपनी को, स्केल्स को, इंडस्ट्री को मारना चाहती है, उसी का एक परिणाम था। उसी का परिणाम है, सब बंद करना चाहिए, तुरंत बंद करना चाहिए। दूसरा एक मैं और बताऊं इसमें MSME सेक्टर में, मैं इसे बोलता हूँ कोलेट्रल टेररिज्म। बैंक क्या करता है, आज एक बहुत बड़ी कंपनी है, लोन लेने जाएगी तो उसको मिल जाएगा आराम से। छोटी कंपनी है, उससे कोलेट्रल मांगा जाएगा। आप 10 करोड़ रुपए मांगो तो बोलेगा 10 करोड़ का मेरे को कोलेट्रल दो। तो पहले तो बल्कि ज्यादा मांगेगा, वो ज्यादा मांगेगा। तो पहले तो उसको खरीदो, 10 करोड़ का कोलेट्रल क्रिएट करो। यदि उसके पास 10 करोड़ का कोलेट्रल है तो बैंक में किस ले जाएगा। तो ये कोलेट्रल टेरर जिसे मैं बोलता हूँ, ये बैंकों को प्रोजेक्ट के बेसिस पे देना चाहिए लोन। बिल्कुल। देश की ज़्यादातर देशों में, जहाँ पर विकसित देश कहा जाता है, वहाँ पर तो टर्नओवर और परफॉर्मेंस पर ये दिया जाता है। कोरिया का एग्जांपल देखो आप। कोरिया में कभी भी जो लोन देता है बैंक, वो प्रोजेक्ट के ऊपर देता है, न कि कोलेट्रल के ऊपर। इसलिए कोरिया का जो सेक्टर है, स्मॉल स्केल सेक्टर, वो उसका बैकबोन है इकोनॉमी। बिल्कुल। और एक दूसरी बात अग्रवाल जी, साथ साथ में कॉलर भी लेता रहूंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मैं आपको पूछ लेता हूं कि क्या जो इंटरेस्ट रेट है, अगर दुनिया में दूसरे देशों में जाए तो जापान जैसे देश में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ब्याज ही नहीं है, और बाकी देशों में जाए तो 1-2% का ब्याज है, और भारत में डायरेक्ट 13, 15, 18% तक का ब्याज जाता है। तो इन देशों से आप लोग कैसे कॉम्पीट करोगे अगर इतना बड़ा फासला रहेगा तो? ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा, स्पेशली जहाँ MSME और लार्ज स्केल सेक्टर है। इसमें MSME सेक्टर को पहले भी बेनिफिट मिलता रहा है। ये 2-3% का बेनिफिट इन्हें देना पड़ेगा MSME सेक्टर को,
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 95% इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज ये हिंदुस्तान में एमएसएमई सेक्टर है, तो मेजोरिटी सेक्टर एमएसएमई सेक्टर है। हम 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारा 45% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एमएसएमई सेक्टर का, नेशनल जीडीपी का 37.5% कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट का 40% है। तो इस सेक्टर को निगलेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका? चौहान साहब। बोलिए बोलिए। हेलो चौहान साहब। हाँ हेलो चौहान साहब। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं इकबाल सिंह जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। शायद कॉलर से संपर्क नहीं। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जी। हाँ हाँ जी, मैं सर भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहता हूँ मोदी सरकार पे। चलिए, मैं आज बजट पर केवल बात ले सकता हूँ। सर मैं भ्रष्टाचार के बारे में मोदी सरकार पे कहना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि जिस दिन जो विषय है उसी पर बात करें। आज बजट विषय है, बजट पर आप अपनी राय रखिए, क्योंकि वैसे भी देश के आम आदमी को, आम जनता को, हिंदुस्तानी को कोई चैनल, कोई मीडिया सीधा नहीं पूछता। हम आपको मौका दे रहे, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात कहने का। गांव और छोटे बस्ती और कवाड़ी कस्बे में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी बात हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा सकता है। उसी का मौके का फायदा उठाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जय हिंद सुरेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने आज कहा कि मैं छोटी छोटी मुसीबतों को हल करना चाहता हूँ जनता की, क्योंकि वो छोटी छोटी जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वही आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो एक मैं चाहता हूँ, एक मुद्दा जो कि हर लोगों से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि इनकम टैक्स में स्क्रूटनी का मसला। इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है सुरेश जी कि ये कई लाख करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। ये जिस व्यक्ति का फाइल या किसी कंपनी का, छोटे छोटे भी उद्यमी हैं और एक छोटे छोटे टैक्स पेयर भी हैं, जिस व्यक्ति का प्रोफाइल स्क्रूटनी में चला जाता है इनकम टैक्स में, उसका जो है आप समझ लीजिए असेसिंग ऑफिसर से शुरू होता है बार्गेनिंग। और अगर व्यक्ति का फाइल ठीक भी रहे तो जो है उसका इतना हैरेसमेंट कर दिया जाता है उसके परिवार वालों का, उसमें फाइल में जिसका पैसा लगा है, औरतों को बुला के वहाँ पे जो है बैठाया जाता है घंटों घंटों। उससे आदमी सोचता है यार जो चलो 25-50 हजार, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो लगता है अपना दे के अपनी समस्या का निदान करो। ये समझ लीजिए कि अगर एक इसमें कुछ अगर ट्रांसपेरेंसी आती कि जो फाइल स्क्रूटनी में जाती हैं उनके लिए कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करता कि वो पैसा सरकार को जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है स्क्रूटनी सही ढंग से ना हो, लेकिन ये स्क्रूटनी का प्रोसेस ही पूरा का पूरा जो है ये भ्रष्ट प्रोसेस है। ये स्क्रूटनी का सिस्टम हट गया। अगर सरकार को लगता है किसी फाइल का असेसमेंट करके कि इस फाइल वाले ने यहाँ पे ऐसे कर चोरी की है, तो वहां पे उसको टैक्स लगा दें। बिल्कुल धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। कम शब्दों में नए नए मुद्दे लोग बताएं, क्योंकि ऐसे मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान स्वाभाविकता ही कम जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि जो बहुत ही छोटी छोटी मुसीबतें हैं, बड़ी और कारपोरेट की मुसीबतों की तो सब बात करते हैं, आम जनता की नहीं होती। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जी सर, ये बजट आया है आपका। हाँ हेलो, बोलते रहिए आप। गरीब आदमियों के लिए तो कुछ भी नहीं आया जी। अभी तो आया ही नहीं बजट। बोलता है और कल जो भी है, मतलब पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है और हम लोगों के गरीब आदमियों के लिए कुछ भी नहीं आ रहा जी। बजट से हमें क्या फायदा है? बजट से हमें क्या फायदा है? हेलो, चलिए धन्यवाद। अग्रवाल जी, 2 बातें इन्होंने कही। एक तो जो रेल बजट, तो रेल का सवाल वैसे तो आज नहीं है, लेकिन आप जो कि रेल विषय देखते हैं एसोचैम में, तो इनका कहना है रेल में कुछ नहीं हुआ, तो इसका कोई जवाब है तो वो भी दीजिए। और जो इन्होंने कहा है दूसरा सवाल, उस पर बाद में आते हैं, पहले रेलवे वाले सवाल। ऐसे ये बड़ा इंटरप्रिटेशन का फर्क है। आम लोग सोचता है कि जी ट्रेन ज़्यादा चल जाए, उसमें साफ सफाई हो जाए, कि ट्रेन का यही काम है। ट्रेन को, किसी भी ट्रेन कंपनी को चलाने के लिए 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हैवियर, फास्टर, लॉन्गर। कि ज़्यादा माल ढो सके, सवारी या गुड्स, हैवियर। फास्टर तेज चलना चाहिए, लॉन्गर बड़ी गाड़ी चलनी चाहिए लंबी।
क्योंकि ट्रैक आपके पास उतना ही है, तो आपके पास लाइन कैपेसिटी से बोलते हैं, लाइन कैपेसिटी मैक्सिमम अवेलेबल होनी चाहिए। एक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बजट अभी रेल मंत्री ने पेश किया, ये बड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बजट था। काफ़ी दिनों से बात चली थी ट्रेन सेट सिस्टम की। ट्रेन सेट सिस्टम क्या है कि हर एक डिब्बा, सवारी डिब्बा, एक पावर्ड डिब्बा होगा, सब में ट्रैक्शन मोटर लगे होंगे, इसे हम ट्रेन सेट सिस्टम बोलते हैं। इससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी करीब 20% बढ़ती है, एनर्जी सेविंग करीब 30% बढ़ती है, जर्नी टाइम इससे करीब 20% कम होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 30% कम बढ़ता है, 30% आता है। एक सवारी डिब्बा 2.5 करोड़ के बजाय 9 करोड़ का पड़ेगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपको बैठने की सुविधा ज़्यादा मिल रही है। तो अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ आया बजट में, और इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे प्रावधान पीछे आते थे पिछले सरकारों में या पिछले बजट में, ये एक बहुत बड़ा इसमें बिल्कुल केवल गाड़ियों की घोषणा करने के बजाय जो चल रहा है उसको ठीक चलाने का प्रयास सुरेश प्रभु का था। हालांकि अलग अलग मत है, राह है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, नमस्कार सर। बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर। क्या कहना है आपको? सर कहना ये है कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये बजट में ये फूड सिक्योरिटी बिल जो सोनिया गांधी जी ने चला रखा है, इसमें लाखों करोड़ों की सब्सिडी जा रही है। बजट में इस चीज पे भी ध्यान दिया जाए, यही कहना था सर। ये कोई भी ज्यादातर देखा जाए तो अपात्र लोग हैं, फूड सिक्योरिटी बिल के काबिल नहीं है मोस्टली। उस स्टूडियो में बैठे हैं, अग्रवाल जी से पूछें, ये 2 जने और बैठे हैं, इन लोगों से पूछें कि ये लोग फूड सिक्योरिटी, गरीब बेचारे हैं ये दोनों, इन लोगों ने फूड सिक्योरिटी वाला कार्ड बनवा रखा है, नहीं बनवा रखा है। 1000 कार्डों में 998 कार्ड ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को क्रय शक्ति बढ़ाने के बजाय उनको भिखारी बनाने का जो काम किया गया था पिछली सरकार ने, वो राजनीतिक तौर पर तो रिस्क लेने की स्थिति में शायद मोदी इस बजट में नहीं होंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि इसके द्वारा भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ ऐसा है कि एक सज्जन ने अभी स्क्रूटनी वाली बात उठाई थी, इस विषय पे कोई आपकी बात नहीं आई। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर साल 1.5 से 2 करोड़ फाइलें जो है स्क्रूटनी में जाती हैं, जिसमें बार्गेनिंग 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का होता है, वो गवर्नमेंट खाते में नहीं जाता, जबकि गवर्नमेंट इसको टैक्स लगा के अपने अकाउंट में डाल सकती है। इससे कम से कम कई हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अपने डायरेक्ट फायदे होंगे। दूसरी बात, और दूसरी बात यह है कि स्वामी रामदेव जी ने एक विषय उठाया था बीटीटी का, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स का, जिसमें हमारे जो है 18 लाख करोड़ रुपए आने के प्रावधान से जितना देश का बजट बन रहा है उससे ज्यादा जो है पैसे हमारे पास आ सकते थे। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर क्या किया है, ये भी अभी गर्भ में है, ये भी नहीं पता चल सका। तीसरी बात यह है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो मदरसों को फंड अवेलेबल कराया जाता है शिक्षा के लिए, मुस्लिम शिक्षा के लिए, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, वो होना चाहिए। लेकिन वैदिक शिक्षा के ऊपर इन लोगों ने अभी तक कितने फंड दिए हैं, जबकि मूल सनातन संस्कृत जो है हमारी वैदिक शिक्षा से ही प्रारंभ होती है। और जितना अभी रिसर्च होना चाहिए हमारे वेद के ऊपर, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कोई सरकारी फंड निकाली ही नहीं। तो यह सरकार क्या वैदिक शिक्षा के ऊपर, वैदिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी विज्ञान के स्रोत अब मिल रहे हैं, धीरे धीरे अब खुल रहा है कि यह सब वैदिक शिक्षा से ही आया हुआ था। जैसे माधवन जी ने कहा इसरो के कि भाई गुरुत्वाकर्षण की जो वो थी पद्धति, वो तो 1500 साल पहले ही जो है न्यूटन के 1500 साल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे यहाँ के तकनीक और आपके ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। अग्रवाल जी, जो बात इन्होंने कही उसमें आप कुछ बात करना चाहेंगे? ऐसे स्क्रूटनी तो जो बताते हैं कि स्क्रूटनी पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, हो चुकी है। ऐसे है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो एमएसएमई सेक्टर है, फिर दोबारा से बात करता हूँ, एक पॉइंट रह गया था इसमें। बड़े सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट अलाउंस की सुविधा है। यानी कि क्या है कि बड़े इन्वेस्टमेंट अलाउंस है क्या, ये इस सेक्शन को बोलते हैं 32AC। इसमें यदि आप 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको 25% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है बड़े सेक्टर को, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को नहीं मिलता। ये पहले मिलता था, बाद में पता नहीं क्या पिछली सरकार, और कई देशों में तो इसका उल्टा होता है।
मतलब छोटे उद्योगों को ज़्यादा मिलता है, अलाउंस मिलता है। हाँ, तो ये दोबारा से ये वित्त मंत्री जी को देखना चाहिए और इसको स्टार्ट करना चाहिए कि जो कि एमएसएमई सेक्टर ही बैकबोन है इकोनॉमी की। बाकी कंट्रीज में भी है, हमारे यहाँ भी है, और ये कई बार प्रधानमंत्री जी ने भी और वित्त मंत्री जी ने कहा भी है कि हम एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो बजट कल आएगा इसमें एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी बड़ा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते जरा। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। हाँ सर, इससे ये जो राजनेता हैं और हमारा सिस्टम है, तो बजट की हम उपेक्षा तो करते हैं, लेकिन इससे हटके आम पब्लिक का भी मूड समझिए आप। हाँ, आम आदमी को क्या चाहिए? उसे आज की डेट में आपके दिल्ली में जो चुनाव हुआ उससे बहुत स्पष्ट है। मैं यूपी से बोल रहा हूँ सर, गाजियाबाद से। हाँ हाँ। तो उन्हें फ्री वाईफाई चाहिए, उन्हें फ्री बिजली चाहिए, उन्हें फ्री पानी चाहिए। यूपी में यूपी सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है 1000 रुपए महीने, लेकिन रोजगार नहीं देती। इसमें इतनी ये सरकार और इनको सबकी इनकी निंदा करना, अपनी मांग करना, उसके साथ साथ एक पब्लिक को भी देखना है कि इसका मूड क्या है। जब सब कुछ फ्री चाहिए वो सब पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल। अभी भूमि अधिग्रहण पे भी वही चल रहा है। भूमि अधिग्रहण पे भी किसान विकास तो चाह रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण भी ना हो तो लेकिन जमीन देने को तैयार नहीं। और अगर जमीन ही नहीं देंगी तो सड़कें, स्कूल और कॉलेजेस और तमाम सारी चीज़ें होगी कहाँ से? सवाल सही है। और मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर अगर केवल हम लिंगर ऑन करते रहेंगे तो फिर विकास की अपेक्षा भी कैसे रखेंगे? हम जरा कारणों पर नजर डाल देते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। कारण देखिए आपके स्क्रीन पे। देश का बजट कैसा हो, इसके लिए सरकार कई विदेशी कंपनियों के सर्वे का सहारा लेती है। कई अर्थशास्त्रियों की राय ली जाती है जो ज्यादातर किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहता है। आम नागरिक से राय नहीं ली जाती, जिससे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। आर्थिक और भौतिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। बजट केवल ऊपरी आंकड़ों तक ही सीमित होता है, जो गलत है। आम बजट में आम जनता की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, चर्चा जारी है।